नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, एएफएम पेपर पार्ट फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 11 की इस व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली व्याख्यानमाला में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की थी। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र को ले रहे हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमी, ये शब्द आपने अक्सर सुने होंगे समाचार पत्रों में, टीवी में इत्यादि में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रोस से हुई है। मैक्रोस, MACRO, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रोस, MAKROS से हुई है। जैसे कि आप स्लाइड में इजीली देख पा रहे हैं, मैक्रोस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ व्यापक या समग्र या वृहत से है। अतः मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ ज्ञान या अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में, जिस अर्थशास्त्र में बड़े बड़े समूह अथवा समस्त अर्थशास्त्र से संबंध रखने वाले औसतों का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य लागत आदि। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में कुल शब्द को अधिक इम्पोर्टेंस दी गई है या समस्त को अधिक इम्पोर्टेंस दी गई है। कुल का मतलब क्या है? समस्त, समस्त या समग्र या व्यापक या वृहत या एग्रीगेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि इसका नाम है MACRO, तो माइक्रो और मैक्रो को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक शब्द को पकड़ते हैं। वह शब्द है, माइक्रो में I है जिसका अर्थ होता है इंडिविजुअल, और मैक्रो में A है जिसका अर्थ होता है एग्रीगेट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वह राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय बचत, कुल उपभोग, कुल विनियोग, इन सब को लेकर के चलता है। अगर आप इंडिविजुअल व्यक्ति का आय, उपभोग, विनियोग, बचत, रोजगार आदि की स्थिति को देखें तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाता है। जब आप इसको कुल से जोड़ देते हैं, समस्त से जोड़ देते हैं, समग्र से जोड़ देते हैं, सब से जोड़ देते हैं, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र को हम वृहत अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं दी जा सकती हैं, दी हुई हैं। प्रोफेसर चैम्बरलेन के शब्दों में, समष्टि या व्यापक मॉडल कुल संबंधों की व्याख्या करता है। कुल संबंधों की व्याख्या करता है। द मैक्रो मॉडल डील्स विद एग्रीगेटिव रिलेटिव्स, अर्थात इसमें कुल जो संबंध है या कुल जो चीज़ें हैं, कुल बातें हैं, समस्त बातें हैं, उनको शामिल किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले के मतानुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है, जैसे किसी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उनके संसाधनों का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार तथा सामान्य कीमत स्तर। तो प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव बताया है कि इसके अंदर क्या कौन कौन से विषय शामिल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द सच वेरिएबल्स एज द एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ द output of an economy, with the extent to which its resources are employed, with the size of national income and with the general price level.
तो इसमें विषयों को बताया गया कि कौन कौन से विषय इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का आकार है, सामान्य कीमत स्तर है, कुल उत्पादन और उनके संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, इन सब को जो है समष्टि अर्थशास्त्र में रखा है। प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग के मतानुसार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं वरन उन योगों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में जो मामूली सा अंतर है उसको भी साथ में डिफाइन कर दिया है। तो प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विद इंडिविजुअल quantities as such but with aggregate of these quantities, not with individual income but with national income, not with individual prices but with price level, not with individual output but with national output। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को भी इसमें डिफाइन किया है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के स्थान पर कुल इकाइयों का योग किया जाता है, टोटल यूनिट्स का का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत कीमतों का अध्ययन होता है, जबकि इसमें एक जनरल प्राइस लेवल का अध्ययन किया जाता है। और इसमें व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन होता है, जबकि उसमें जो है राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय कौन कौन से हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। इन तीनों चीज़ों को हम इन तीनों डेफिनेशन में अलग अलग रूप से हाईलाइट कर सकते हैं, अलग अलग रूप से इसको समझ सकते हैं, अलग अलग रूप से इनकी पहचान की जा सकती है। आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं और देखने को मिलती हैं। जैसे पहली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहली है समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के बड़े समूह या औसतों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था का और बड़े समूह का अध्ययन होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप, लार्ज लेवल पे जो ग्रुप होते हैं या नेशनल लेवल पे जो ग्रुप होते हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। इसमें उनका एवरेज निकाला जाता है और एवरेज निकाल करके उनका अध्ययन किया जाता है, औसतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है इसमें व्यापक मात्राओं अथवा व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो मात्राएं इंक्लूड करते हैं वह लार्ज लेवल की होती हैं, लार्ज स्केल की होती हैं, तथा इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स भी लार्ज लेवल के होते हैं, छोटे वेरिएबल्स का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। सभी समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंध है कि एक में परिवर्तन होने पर बहुधा अन्य मात्राओं के समय स्तर में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें जो मात्राएं हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि किसी एक में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो पूरे आकार को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूरा साइज़ जो है उसका वो अनचेंज्ड रहता है अगर कोई किसी एक में अगर मामूली सा परिवर्तन हो जाए तो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट, इंडिविजुअल का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर बहुत कम होता है, वेरी लेस इम्पैक्ट होता है। इस कारण से टोटल साइज़ पर इसका कोई भी विशेष प्रभाव नहीं होता है। फिर है समष्टिगत एवं व्यष्टिगत विश्लेषण एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की जो स्टडी है उनमें एक डिफरेंस है और दोनों जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है। दोनों को हम अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं। दोनों चीज़ें जो है अपनी अलग अलग पहचान रखती हैं। इसमें समष्टि या समग्र मूल्यों को परिवर्तनीय परंतु व्यक्तिगत इकाइयों की संरचना एवं प्रकृति को यथावत माना जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टोटल प्राइस है, एग्रीगेट प्राइस है या एग्रीगेट क्वांटिटीज़ है वो चेंजेबल है, जबकि इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं वो
सामान्यतया अनचेंज्ड रहती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए उनको यथावत माना जाता है, जबकि जो समष्टिगत विषय होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताओं को हमने देखा है, और उन विशेषताओं के आधार पर हम समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं। तीनों परिभाषाएं जो ऊपर बताई गई हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ भी बता रही हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के विषय कौन कौन से हैं उनको भी बता रही है, और समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है उन सब बातों को भी इसमें समझाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे आगामी वीडियो में आपको जो है इसके कुछ क्षेत्र के बारे में और जानकारी दी जाएगी। इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंडिविजुअल भी आप जो है वो बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोज़ में हम इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए इसी विषय पर और बातचीत करेंगे।